हेलो बच्चों, नागरिक शास्त्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं शीत युद्ध का दौर और आज ये है लेक्चर नंबर 5। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इस अध्याय में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था 2 विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, दूसरा 1939 में शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुट थे, एक था मित्र राष्ट्रों का जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ थे। दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। इन दोनों के बीच में वाकई में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसका परिणाम हुआ धुरी राष्ट्र हार गए, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। यूरोपीय सर्वोच्चता की समाप्ति हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। एशिया और अफ्रीका में नए नए देश आज़ाद होना शुरू हुए और एक महत्वपूर्ण परिणाम था शीत युद्ध का उद्भव। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि शीत युद्ध है क्या, और ये जाना था कि 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य एक तनावपूर्ण संबंध जो होता है उसी को शीत युद्ध कहते हैं, और जबकि उनके बीच वो कोई वास्तविक युद्ध नहीं होता है। फिर ये देखा कि शीत युद्ध में क्या क्या होता है। देखा था कि इसमें युद्ध नहीं होता पर युद्ध की संभावनाएं रहती हैं। राष्ट्र अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं, हथियारों की होड़ रहती है, एक दूसरे को धमकी देते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करते हैं। फिर ये देखा था कि शीत युद्ध शुरू क्यों हुआ और उसके 3 मूल कारण देखे थे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो मतभेद था, परमाणु बम की उपस्थिति थी और दोनों महाशक्तियों द्वारा जो सैन्य गठबंधनों का निर्माण हुआ था। फिर ये देखा कि शीत युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ, जिसमें था संपूर्ण विश्व 2 गुटों में बंट गया था, अमेरिकी गुट में और सोवियत गुट में। महाशक्तियों के बीच तनाव का मुख्य अखाड़ा यूरोप बन गया। यूरोप पूरा डिवाइड हो गया, पूर्वी यूरोप में और पश्चिमी यूरोप में। पूर्वी यूरोप सोवियत गुट में था और पश्चिमी यूरोप अमेरिकी गुट में। शक्तियों का प्रयोग भी हुआ, गठबंधन बनाए गए। 2 गठबंधन महत्वपूर्ण थे, हम लोगों ने देखा था। एक नाटो था, वारसा पैक्ट था। इसके अलावा सीटो और सेंटो भी देखा था। एशिया और अफ्रीका में जो नए स्वतंत्र देश हो रहे थे उसमें दोनों गुट अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और ये भी देखा था कि दोनों गुटों ने नए स्वतंत्र देशों को अपने में शामिल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। इसके साथ साथ जो छोटे छोटे कई संकट थे उन लोगों पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। कोरिया संकट, बर्लिन संकट, कांगो, क्यूबा, वियतनाम और अफगानिस्तान संकट। और उसी के साथ ये भी देखा था कि महाशक्तियों के बीच परमाणु अस्त्रों को लेकर के अनेक समझौते भी संपन्न हुए थे। और एक महत्वपूर्ण परिणाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था क्यूबा संकट। ठीक है, अब आज की कक्षा में अब हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं जो एक महत्वपूर्ण परिणाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और आज की कक्षा में यही जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में गुटनिरपेक्षता है क्या, इसका जन्म कैसे हुआ और क्या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता वाकई में क्या है। हम लोग शुरू करते हैं 2 ध्रुवीयता को चुनौती। हम लोगों ने देखा था कि पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक था अमेरिकी गुट और एक था सोवियत संघ। पूरी दुनिया में ऐसा लगता था, हमेशा क्यूबा संकट के समय ऐसा लगा कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन संभावनाएं हमेशा बनी रहती थी। तो इसीलिए अब हम लोग इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। इसी बीच एक नई चीज़ हुई और वो नई चीज़ थी गुटनिरपेक्षता। इसने क्या किया कि इस 2 ध्रुवीयताओं को चुनौती प्रदान की। जो 2 गुट थे, 2 ध्रुव थे, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूसिया, ये इससे गुटनिरपेक्षता का जन्म होता है। कैसे हुआ? जब ऐसा कुछ राष्ट्रों को ऐसा लग रहा था कि दुनिया 2 गुटों में बटी हुई है। और हम लोगों ने ये भी याद करिए तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि सिर्फ जो नए आज़ाद देश थे उनकी विदेश नीति स्वतंत्र नहीं रह पा रही थी, उनकी एक तरह से फिर से गुलाम हो रहे थे, क्योंकि जो नया देश किसी भी गुट में शामिल होता उसको उस गुट की बात माननी पड़ती थी। यही चीज़ हुई। कुछ राष्ट्रों ने ये सोचा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और उन लोगों ने गुटी राजनीति का विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी को कहा गया गुट निरपेक्षता, मतलब कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो यही यहाँ पर लिखा है आपका कि एशिया और अफ्रीका के जो लैटिन अमेरिका के नवस्वतंत्र देश थे, इन लोगों ने दोनों गुटों का विरोध किया और ऐसे गुट निरपेक्षता शुरू होती है। ठीक है, तो अब हम लोग जाने कि गुट निरपेक्षता है क्या। गुट निरपेक्षता क्या है? शीत युद्ध, सैनिक संधियों और गुटों से दूर रहने की राजनीति। ये कुछ नए राष्ट्र ऐसा मानते थे कि हम शीत युद्ध में शामिल क्यों हों। अमेरिकी गुट और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो टकराव है, दोनों के बीच तनाव है, उससे हमारा क्या लेना देना। हमें तो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनानी है। जिस राष्ट्र के साथ हमें बेहतर लगेगा उसके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, जिसके साथ नहीं बनाना उसके साथ नहीं बनाएंगे। तो शीत युद्ध से वो दूर रहने की राजनीति थी। सैनिक संधियों में शामिल नहीं होना चाहते थे कि हमारा जो नए देश थे वो कि हम क्यों शामिल हो। सैनिक गुटों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी से युद्ध नहीं लड़ना है, हमें तो अपने राष्ट्र का निर्माण करना है। और उसी तरह से इन दोनों गुटों से भी दूर रहने की राजनीति थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें थी, राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना।
हर देश का अपना राष्ट्रीय हित होता है, जैसे हर व्यक्ति का अपना राष्ट्रीय हित होता है कि वो अपने अपने हित होते हैं कि अपने हितों के अनुरूप वो लगभग अपने सारे निर्णय लेता है, उसी तरह से हर देश के भी अपने राष्ट्रीय हित हैं। और सबसे पहले किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय हित होती है वो अपनी सुरक्षा होती है, अपने लोगों की सुरक्षा होती है, और फिर अपने राष्ट्र का विकास करना होता है। अब अगर कोई राष्ट्र सैनिक संधि में शामिल हो रहा था, शीत युद्ध में शामिल हो रहा था, गुटों में शामिल होता था, तो उसका विकास तो नहीं हो सकता था, और दूसरा सुरक्षा को भी खतरा था। एक तरह से एक गुट तो गारंटी देता था कि हम आपकी सुरक्षा देंगे, लेकिन दूसरे गुट से हमेशा डर लगा रहता था कि वो अटैक करेगा, आक्रमण कभी भी कर सकता है, तो सुरक्षा को भी खतरा था। गुट निरपेक्षता यही है, ये कहता था कि ना तो हम अमेरिकी गुट में शामिल होंगे और ना ही सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे, बल्कि इन दोनों गुटों से दूर रहेंगे। और जब दोनों गुटों से दूर रहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या पूरी दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, बल्कि हम पूरी दुनिया से मतलब भी रखेंगे, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप। बच्चों, वास्तव में पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही इसी पर चलती है, राष्ट्रीय हित पर। हर देश अपने राष्ट्रीय हित का फायदा लेना चाहता है। आजकल कोविड समय में भी आप देख रहे होंगे कि हर देश अब दूसरे देशों की मदद करने की अपेक्षा स्वयं को सबसे ज़्यादा मजबूत कर रहा है, स्वयं को सबसे ज़्यादा सुरक्षित बनाना चाह रहा है। अपने लोगों की सुरक्षा सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि भारत के पास कुछ ऐसी जीवन रक्षक दवाइयाँ थीं और अमेरिका ने उसकी मांग की, क्योंकि उसे अपने लोगों को सुरक्षित करना था। और भारत ने पहले ये देखा कि वो दवाइयाँ अपने लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए उपलब्ध हैं या नहीं। अगर उससे ज़्यादा हैं तभी वो दूसरे देशों को दे सकता है, और भारत ने फिर वही किया कि जो अपने पास जीवन रक्षक दवाइयाँ अपने लोगों के जो पर्याप्त थीं, उसके अतिरिक्त जो दवाइयाँ थीं वो अमेरिका को दी गईं। ठीक है, तो राष्ट्रीय हित का मतलब यही है कि अपने देश के विकास और अपने लोगों की सुरक्षा और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेंगे। ऐसा नहीं था कि हम पूरी दुनिया से एकदम कट जाएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं था। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका था, उसको पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता था। उसी तरह से स्विट्जरलैंड है, वो भी मतलब नहीं रखता, तटस्थ देशों की श्रेणी में आता है। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब तटस्थता या पृथकतावाद नहीं था। ये क्या है, एक सक्रिय राजनीति थी, अंतर्राष्ट्रीय सक्रिय रूप से भाग लेना, स्वतंत्र विदेश नीति थी, और किस पर आधारित थी, राष्ट्रीय हित पर। गुटों से दूर भी रहना था। ठीक है, गुट निरपेक्षता को समझने के लिए भी जरूरी है कि ये क्या नहीं है। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि ये तटस्थता है तो या पृथकता है, पर वाकई में ये नहीं, और हम इसमें यही जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है। जब इसको समझ जाएंगे तो शायद ये जान जाए कि गुट निरपेक्षता क्या है। ठीक है, तो जानते हैं गुट निरपेक्षता एक है तटस्थता। तो ये ध्यान रखना कि गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं होती है। तटस्थता में क्या होता है कि जो कोई भी राष्ट्र जो तटस्थ राष्ट्र होता है वो युद्ध में भाग नहीं लेता है, जैसे, और उसकी सुरक्षा बाकी राष्ट्र करते हैं। जैसे आज स्विट्जरलैंड की स्थिति है, स्विट्जरलैंड हमेशा से एक तटस्थ राष्ट्र रहा है, और अगर आप मैप में देखेंगे, यूरोप के मैप में ढूंढिएगा, तो स्विट्जरलैंड की स्थिति 3 देशों के बीच में है, 3 मजबूत देशों के बीच। एक तरफ इटली है, एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ जर्मनी है, और बीच में है स्विट्जरलैंड। और वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से हमेशा तटस्थ रहा है। वो कहता है कि हमें कोई मतलब नहीं। फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध होता था तो भी वो तटस्थ रहता था, उससे कोई मतलब नहीं है। इटली से भी ऐसे ही संघर्ष की स्थिति में बिल्कुल अलग रहता था, और उस पर भी कोई आक्रमण नहीं करता था, क्योंकि जैसे अगर एक राष्ट्र आक्रमण करता था तो बाकी 2 राष्ट्र उसे सपोर्ट कर देते थे। तो ये तटस्थता की स्थिति होती है जहाँ वो बाकी उससे कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता क्या है, तटस्थता नहीं है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, गुट निरपेक्षता में और तटस्थता में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी की बात करता है, जबकि तटस्थता में क्या होता है कि राष्ट्र युद्ध में भाग नहीं लेता है, या तनाव की स्थिति में वो अन्य राष्ट्रों की ना तो कोई मदद करता है और ना ही उनका विरोध करता है। इसी को तटस्थता की नीति कहते हैं। दूसरा है गुट निरपेक्षता पृथकतावाद भी नहीं है। पृथकतावाद का क्या अर्थ होता है कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से स्वयं को पृथक करना। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या झगड़े हो रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं होना है। जैसे गांव में कोई घर ऐसा होगा जो पूरे गांव की से लोगों से कोई मतलब नहीं रखता, गांव में ही रहता है पर मतलब नहीं रखता है। ठीक वैसे ही पृथकतावाद में अंतर्राष्ट्रीय जगत में जितने भी राष्ट्र हैं, जो राष्ट्र स्वयं को पृथक करता है उन बाकी राष्ट्रों से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, तो यही हम लोग, क्योंकि पृथकतावाद में क्या होता है, स्वयं को पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत से पृथक कर लेता है।
1945 से पहले 1939 द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका एक पृथकतावाद की स्थिति में था, एक पृथक राष्ट्र था। 1939 में वाकई में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका को भी इस विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। वो हथियार बेचता था, वो मित्र राष्ट्रों को भी हथियार देता था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस ये सब शामिल थे, सोवियत संघ, इनको हथियार उपलब्ध कराता था, और धुरी राष्ट्रों को भी हथियार देता था। बाकी कहता था हमें कोई मतलब नहीं, हम तो व्यापारी हैं और सिर्फ हथियार बेचेंगे। लेकिन 1942 में जब जापान ने उसके पर्ल हार्बर, उसका एक बंदरगाह था, उस पर अटैक कर दिया, उसको लगा कि हथियारों की आपूर्ति मित्र राष्ट्रों को कर रहा है, उसने मना किया लेकिन नहीं हुआ तो अटैक कर दिया, और जब उस पर आक्रमण हुआ तब अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, उसने अपना पृथकतावाद खत्म कर दिया। तो समझ में आया होगा कि पृथकतावाद क्या है, एकदम से दुनिया से कट जाना। पर गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद भी नहीं है, क्योंकि ये कहता है हम अलग नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सक्रिय रूप से भाग लेता है। ये कहता है हम करेंगे, अगर कोई राष्ट्र दूसरे पर अत्याचार कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, तो ये बोलेगा, हम विरोध करेंगे। कहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध होगा, और जहाँ सही हो रहा है तो उसका समर्थन भी करेंगे। तो इसलिए गुटनिरपेक्षता ना तो तटस्थता है, ना ही पृथकता है। ये कैसी है? एक सक्रिय राजनीति है और अपने राष्ट्रीय हित के अनुरूप। गुट से अलग होने का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम से अलग हो जाएं, बल्कि गुटनिरपेक्षता का मतलब हमें जिस गुट से फ़ायदा होगा हम उस गुट से संपर्क करेंगे। कभी हमें लगता है अमेरिका से फ़ायदा होगा तो हम अमेरिका के पक्ष में जाएंगे, कभी लगता है सोवियत संघ से फ़ायदा होगा तो सोवियत संघ के पक्ष में जाएंगे। अगर अमेरिका गलत करेगा तो अमेरिका का विरोध करेंगे, सोवियत संघ गलत करेगा तो सोवियत संघ का विरोध करेंगे। तो गुटनिरपेक्षता की नीति इस तरह से एक सक्रिय राजनीति है। शुरू कब हुई ये जानना भी जरूरी है, और ये हमारे लिए जरूरी क्योंकि भारत का इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत देखते हैं कैसे हुई। 3 महत्वपूर्ण नेता थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक नेता। दूसरा यूगोस्लाविया का एक राष्ट्र था जिसके राष्ट्रपति थे जोसेफ ब्राज टीटो, और तीसरे मिस्र के प्रधानमंत्री थे गमाल अब्दुल नासिर। इन तीनों लोगों की विचारधाराएं लगभग एक जैसी थीं और ये मानते थे कि ना तो हमें सोवियत संघ में शामिल होना चाहिए और ना ही अमेरिकी गुट में शामिल होना चाहिए। इन तीनों ने आपस में मिल करके 1956 में एक बैठक की और ये बैठक बड़ी सफल रही और यहीं से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। इन तीनों के दिमाग में ही था कि हमें दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, क्योंकि गुट में शामिल होने का मतलब था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को युद्ध की स्थिति में खड़ा करना, और तीनों चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत को युद्ध से दूर ले जाया जाए, जहाँ शांति हो, सब राष्ट्र आराम से रह सकें। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे थे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी दूरदर्शिता थी, ये सिर्फ राष्ट्र ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के बारे में भी सोचते थे। और इन तीनों की बैठक का नतीजा था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तीनों ने उस बैठक में किया कि हम अन्य राष्ट्रों को भी इसमें जोड़ते हैं, और जोड़ने के लिए नए नए तरीके अपनाए। खेलों का आयोजन किया, एफ्रो एशियाई खेल हुए जहाँ अफ्रीका और एशिया के जो नए नए देश थे वहाँ था। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है, वाकई में पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति इसमें देश को विश्व का नेता बनाने की भी रणनीति थी, जहाँ एक तरफ नेता था अमेरिका, दूसरे गुट का नेता था सोवियत संघ। भारत जो नया आज़ाद हुआ था उसे किसी गुट का पिछलग्गू बन जाना था, और लगभग वही सभी देश हो रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान तुरंत अमेरिकी गुट में शामिल हो गया, पर भारत या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हम अभी किसी भी गुट में शामिल नहीं, और ऐसी कोई रणनीति बनाई जाए जिससे भारत भी एक नेतृत्व कर सके, बाकी देशों को अपने पीछे चला सके, सबको अपना अनुयायी बना सके। ये वास्तविक चीज़ थी, पर यह भी था कि बाकी देशों के शोषण से रक्षा कर सके और बाकी देश भी स्वतंत्र बने रहें। इसीलिए तीनों राष्ट्रों ने मिलकर के सम्मेलन किया और कहा कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए, एक प्लेटफॉर्म हो जहां पर अन्य राष्ट्र भी जो ऐसा सोचते हैं वो एक साथ आ सकें। कई खेलों के माध्यम से और कई तरह की कूटनीति अपनाई गई, सहायता की भी कूटनीति अपनाई गई, एक दूसरे की बैठकों का आयोजन हुआ, लोगों के पास विदेश स्तर तक बातचीत की गई कि आपस में लोग एकजुट हो जाएं, और ताकि हम इसका विरोध कर सकें। लोग अन्य राष्ट्रों को समझाएगा जो नए नए देश आज़ाद हो रहे थे कि किसी भी गुट में शामिल ना होइए, ठीक है। और बाद में इसी विचारधारा का समर्थन 2 और लोगों ने किया। इनमें से एक थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के पहले प्रधानमंत्री वाने एन क्रुमा,
ठीक। तो इस तरह से ये 5 नेता जो थे यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाते हैं। इन्हीं पांचों को गुटनिरपेक्षता का पिता कहलाते हैं, कहा जाता है। ठीक है, अभी इन लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे। और इन लोगों की रणनीतियों की वजह से सबसे पहला सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बेलग्रेड में हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है, 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। 1961 में देखिए पहली बैठक कब हुई, 1956, और उसके बाद 1961 में हो रही है। 5 साल तक इन लोगों ने मेहनत किया राष्ट्रों को एकजुट करने में कि किसी भी गुट में शामिल ना हो, क्योंकि किसी गुट में शामिल होंगे तो उसे युद्ध का खतरा बढ़ेगा, विश्व युद्ध का खतरा होगा, और युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और जब पहला सम्मेलन किया तो इन 5 से कितने देश हो गए, 25 देश। तो आपको ध्यान में रखना है 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ और इसमें 25 देश शामिल हुए। और तब से हर 4 साल पर यह सम्मेलन होता रहता है। और अभी सबसे आखिरी 2016 में हुआ है वेनेजुएला में। लैटिन अमेरिका का देश है ये वेनेजुएला। वेनेजुएला में 17वां सम्मेलन हुआ है जिसमें 120 सदस्य देश शामिल थे और इसके अलावा 17 पर्यवेक्षक देश भी शामिल थे। सदस्य देश का मतलब था कि जो लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सक्रियता के साथ भाग लिए कि ठीक है हम इसमें रहेंगे, लोगों को सदस्यता दी गई कि इस आंदोलन में भाग लीजिए। और अभी तक सोचिए 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और 120 सदस्य अकेले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य। तो इस तरह से देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व की संस्था है उसके बाद दूसरे स्थान पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देश भाग ले रहे हैं। तो एक तरह से इसकी सदस्य संख्या बड़ी विस्तृत है। हर 4 साल में इसका हर 4 साल में सम्मेलन होता है, लेकिन बीच बीच में तमाम संकट आए और उन संकटों के कारण सम्मेलन को रोका गया और इसी कारण आज तक केवल 17 सम्मेलन हो पाए। और कुछ लोग मानते हैं कि ये इस तरह से देखा जाए तो ये एक तरह ये फेल हुआ है, लेकिन वाकई में गुटनिरपेक्षता फेल नहीं हुई है और आज भी चल रही है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि ये पर्यवेक्षक देश क्या होते हैं और सदस्य देश का मतलब है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले। और पर्यवेक्षक देश ऐसे देश होते हैं जिन्हें बैठकों में भाग लेने की अनुमति होती है, वो देखते हैं लेकिन उसमें बोल नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन होता है तो उसमें 120 सदस्य देशों के प्रतिनिधि आएंगे, जितने होंगे सबका एक प्रतिनिधि आता है, वो अपने सुझाव देता है, बोलता है, सबको बोलने का मौका मिलता है। लेकिन जो पर्यवेक्षक देश होते हैं, बाद में जो शामिल होना चाहते हैं तुरंत नहीं बनाया जाता, पहले उन्हें पर्यवेक्षक बनाया जाता है कि आकर के देखिए कि हम क्या करते हैं। वो उन बैठकों में आते हैं, उनके प्रतिनिधि बैठते हैं, देखते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, सुझाव नहीं दे सकते सबके सामने। बाद में जब ये पूर्ण सदस्य हो जाते हैं तो ये भी उसी तरह से भाग लेते हैं। तो पर्यवेक्षक देश अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जर्वर नेशंस, सिर्फ बैठ करके बैठकों की कार्यवाहियाँ देखते हैं और उससे जानते हैं और बाद में अलग से चाहे तो लिखित रूप से कुछ सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उस समय बैठक में उन्हें बोलने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इन 5 लोगों के बारे में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन कौन से थे और उनके बारे में कि किस किस देश से शामिल थे। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, पहचानिए किसका होगा। 5 संस्थापक देशों में से किसी एक का है, कोई बता सकता है? चलिए, ये हैं जोसेफ ब्राज टीटो। कहाँ के हैं? यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे जोसेफ ब्राज टीटो, वहाँ के संस्थापक थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनकों में से एक हैं। ठीक है, 1892 में इनका जन्म हुआ, 1980 में इनकी मृत्यु। यूगोस्लाविया के शासक 1940 से लेकर के 1980 तक रहे। कुछ लोग इन्हें तानाशाह भी मानते हैं, माना जाता है अक्सर, लेकिन लगातार चुनाव के जरिए यहाँ पर सत्ता में बने रहे। अक्सर तानाशाह ऐसा करते भी हैं। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े थे, साम्यवादी थे। साम्यवादी का मतलब जो सोवियत संघ से के ही विचारधारा के थे। हम लोगों ने पढ़ा था 2 विचारधारा, एक साम्यवादी विचारधारा, एक पूंजीवादी विचारधारा। तो ये साम्यवादी विचारधारा से थे, लेकिन सोवियत संघ से दूरी बनाए रखे। सोवियत संघ से इनका कोई लेना देना नहीं था, उससे नहीं चाहते थे सोवियत संघ के गुट में शामिल हो।
और यूगोस्लाविया में एकता की कायम की। यूगोस्लाविया कई छोटे छोटे अलग अलग देखा जाए तो देशों का समाज यूगोस्लाविया विभाजित हो गया है, कई देश उसमें हो गए, लेकिन जब तक ये रहे 1980 तक यूगोस्लाविया एक बना रहा। इस नाते इनकी भूमिका महत्वपूर्ण ही, दूरदर्शी नेताओं की श्रेणी में ये सब शामिल होते हैं। इनको तो पहचानते होंगे सब लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्र के दूरदर्शी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत को स्थान दिलाने वाले। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म 1889 में, मृत्यु 1964 में हुई। आप जानते होंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कब बने? 1947 में, और कब तक रहे? अपनी मृत्यु तक, 1964 तक। एशियाई एकता के लिए जाना था, पूरे एशिया को एक किया। कैसे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए। औपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण का प्रयास किया। औपनिवेशीकरण, अनौपनिवेशीकरण, उपनिवेश मतलब कि जो गुलाम बनाने वाली प्रथा थी उसका विरोध किया और कहा राष्ट्र को स्वतंत्र होना चाहिए। निशस्त्रीकरण मतलब हथियार नहीं होने चाहिए दुनिया में। इसी कैसे किया? गुटनिरपेक्षता के जरिए किया। हम लोगों ने पढ़ा ना कि हथियारों की होड़ बढ़ गई शीत युद्ध में। इन्होंने कहा शीत युद्ध नहीं होना चाहिए, गुट खत्म होने चाहिए और हथियार समाप्त होने चाहिए, बड़े हथियार नहीं हो, और विश्व शांति का प्रयास किया। ठीक, इसके लिए इनको जाना जाता है। ये मिस्र के प्रधानमंत्री गमाल अब्दुल नासिर, ये सारे नेता दूरदर्शी नेताओं की श्रेणी में आते हैं। गमाल अब्दुल नासिर 1918 में जन्म हुआ, 1970 में हुआ। 1970 तक मिस्र के शासक रहे हैं ये। जब से वहाँ के प्रधानमंत्री बने, बार बार चुनाव जीत करके यही आते रहे। अरब राष्ट्रवाद का नारा दिया, सभी अरबों को कहा एक हो जाइए। समाजवाद की नीति अपनाई जो भारत ने अपनाई। साम्राज्यवाद का विरोध किया कि कोई देश किसी पर आक्रमण ना करे। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। स्वेज नहर मिस्र से होकर के गुजरती है, मिस्र के बीच से। स्वेज नहर एक ऐसी नहर है जो दो सागरों को, एक भूमध्य सागर और दूसरा लाल सागर को जोड़ती है। दोनों सागरों को जोड़ने के लिए जमीन काट करके एक बनाई गई सैकड़ों किलोमीटर लंबी एक नहर, जिसमें से बड़े बड़े जहाज आ जा सकते हैं। पहले उसमें से दुनिया के सभी राष्ट्र आते जाते थे, व्यापार करते थे। इन्होंने कहा ये मिस्र की धरती पर हुआ यह नहर बनाई गया और मिस्र ने योगदान दिया, साथ ही इस पर इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण मतलब अब वो मिस्र की संपत्ति घोषित कर दी गई कि जो जहाज यहाँ से गुजरेगा उसे मिस्र को टैक्स देना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात थी ऐसा करना। दुनिया के सभी देश नाराज हो सकते थे, आक्रमण कर सकते थे, और हुआ भी था, लेकिन इन्होंने इनकी प्रतिबद्धता और मजबूती से वो संकट को टाला गया। ठीक है, देखिए 1956 में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी हुआ था, लिखा है इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी हुआ जब राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन एटलीस्ट वो स्वेज नहर मिस्र की संपत्ति घोषित हो ही गई, मानना पड़ा पूरी दुनिया को। ये पहचान सकते हैं? नहीं, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो हैं। 1901 में इनका जन्म 1970 में हुए। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति से 1945 से लेकर के 1965 तक। आपके दिमाग में आता होगा इतना लंबा लंबा कार्यकाल कैसे? ये बार बार चुनाव के जरिए लगातार ही बनते गए सब राष्ट्रपति। 5 साल 6 साल जो भी जिस राष्ट्र का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो पूरा होता है, फिर चुनाव होता है और उसके बाद फिर राष्ट्रपति बनते हैं। इंडोनेशिया में जो स्वतंत्रता संग्राम चला उसके नेता थे वो, जैसे हमारे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी थे, उसी तरह से इंडोनेशिया में भी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के नेता थे ये भी समाजवादी थे। वही विचारधारा जो नेहरू की थी, वही टीटो की थी, वही मिस्र की थी, वही सुकर्णो की भी थी। समाजवाद का, साम्राज्यवाद का विरोध किया और बांडुंग सम्मेलन का आयोजन किया। बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ और दूसरा सम्मेलन हुआ था बांडुंग में, ये आपको ध्यान में रखना है, और उसका आयोजन इन्होंने ही किया था। बाद में एक सैनिक विद्रोह में इनका तख्ता पलट हुआ, इनकी सत्ता समाप्त हो गई। ये है पांचवा। कौन बच रहा है? उन्हीं का नाम है। किस देश के थे? घाना। घाना के ये पहले प्रधानमंत्री 1909 से 1972 तक, 1972 में इनकी मृत्यु हुई। घाना के पहले प्रधानमंत्री 1952 से लेकर के 1966 तक के प्रधानमंत्री रहे। घाना में जो आज़ादी की लड़ाई चली उसके भी ये नेता थे। ठीक, जैसे हमारे यहाँ पंडित नेहरू थे, वहाँ इंडोनेशिया में सुकर्णो थे, उसी तरह से घाना में ये भी थे। घाना अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, बड़ा महत्वपूर्ण देश है। अफ्रीकी एकता, जैसे नेहरू ने एशिया में सारे देशों को एक किया, वामे एनक्रुमा ने जो अफ्रीका के जो नए नए देश आज़ाद हो रहे थे उन सबको एक किया। चूँकि नेहरू और एनक्रुमा एक साथ थे, साथ एशिया और अफ्रीका को भी एक साथ लाने में
सहायता मिली। समाजवाद के पक्षधर, लगभग सबकी विचारधारा समाजवाद की थी। ध्यान में रखना है, साम्यवाद नहीं थी। साम्यवाद की विचारधारा किसकी थी? रूस की थी। पर यहाँ जो आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता दिखाई पड़ रहे होंगे, ये सब समाजवाद के पक्षधर हैं। उपनिवेशवाद का विरोध किया। न उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद क्या था? सीधे आकर के किसी देश पर आक्रमण करके उसको जीत लेना है। साम्राज्य अंग्रेजों ने जो किया, यहाँ के बस गए, यहाँ शासन के उपनिवेशवाद था। न उपनिवेशवाद जो बाद में शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ, जो अमेरिका ने किया। लोगों को राष्ट्रीय आर्थिक सहायता देते थे और कहते थे कि ऐसा करो, देशों को ऐसा करना पड़ता था। उसी को न उपनिवेशवाद कहा गया। इसका भी विरोध किया कि हमें किसी से आर्थिक सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपस में ही सहयोग करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और बाद में एक सैनिक षड्यंत्र में इनका भी तख्ता पलट हो गया और इनकी सत्ता समाप्त हो गई 1966 में जाकर के। तो ये 5 नेता हैं, आपको ध्यान में रखना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के प्रधानमंत्री गमाल अब्दुल नासिर, जोसेफ ब्राज टिटो यूगोस्लाविया के शासक, उनको मार्शल टिटो भी बोलते हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा। इन 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक कहलाते हैं। ठीक है, आज इतना ही। इसको आप बार बार दोहराएंगे, जानेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, और कल हम लोग देखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बाकी की चीज़ें क्या होती हैं, विशेषताएं, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें मानी जाती हैं, और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी। और अगली कक्षाओं में ये भी जानेंगे कि भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन से क्या लेना देना, भारत की विदेश नीति में कैसे शामिल था। ठीक है, तो आप लोग दोहराते रहें इसको। थैंक यू।